हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक जनरल एंट्री की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और ये डेबिट एंड क्रेडिट एग्जैक्टली होता क्या है, यही सब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ये देखना है कि डबल एंट्री में कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है और बहुत सी चीजें हैं। तो बच्चों, आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। लाइफ के अंदर कभी भी अकाउंट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ जाता है। तो भाई, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आपने सबसे पहले जब मैथ्स को पढ़ा तो उस टाइम पे आपने सीखा काउंटिंग को। जब आपने सारेगामापा सीखा तभी आप समझ पाए म्यूजिक को। और अगर आपको नॉलेज है वर्ड्स की तो इसका मतलब आपको अल्फाबेट्स आने ही चाहिए। सर, आप कहना क्या चाहते हैं? बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की जो क्लास है, चाहे आप लोगों की क्लास बहुत दिनों से स्टार्ट हो चुकी हो, लेकिन आज जो हम बीज बोने वाले हैं वो हमारे को डिसाइड करेगा कि किस तरीके के फल हमें खाने को मिलेंगे। अकाउंट्स के अंदर डेबिट और क्रेडिट और जनरल एंट्री की वही रेलेवेंस है जैसा कि मैंने आपको बताया। मैथ्स के अंदर रेलेवेंस है काउंटिंग की, अल्फाबेट्स की इंग्लिश के अंदर, और सारेगामापा की म्यूजिक के अंदर। तो बच्चों, आज की क्लास में जो भी आप लोग सीखेंगे वो आप लोगों को इन डेप्थ सीखना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। देखिएगा बच्चों, हमारे पास में होता क्या है कि आप कोई भी अमाउंट अगर लिखते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हैं, तो उसका एक कॉज होता है जिसको कि हम कहते हैं रूट कॉज, यानी कि जहां से वो उदित हुआ होता है। अब उसी रूट कॉज को हम क्या कहते हैं? जनरल एंट्रीज कहते हैं। उन्हीं रूट कॉज को हम क्या कहते हैं? जनरल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, अकाउंट्स के अंदर क्या होता है? इन अकाउंट्स transactions are recorded in double entry system। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन तो होगी सिर्फ एक ही, यानी कि आपके पास में कोई ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग आप लोगों ने करनी है, एक ट्रांजैक्शन होगी, वन ट्रांजैक्शन। और इसका जो इफेक्ट पड़ेगा ना हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में, दो जगह पड़ेगा। एक इफेक्ट फर्स्ट पार्टी पे, इफेक्ट ऑन फर्स्ट पार्टी, और दूसरा इफेक्ट सेकेंड पार्टी पे। अब ये इफेक्ट कैसे पड़ते हैं और किस तरीके से हम इसको करते हैं वो हमें समझना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपने मैथ्स के अंदर क्या देखा? प्लस और माइनस, है जी। अकाउंट्स के अंदर अब आप क्या देखेंगे? डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। तो इसी डेबिट और क्रेडिट के हमें रूल्स को पढ़ना है, ठीक है।
हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में, दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये जो डिवीजन है ना, डिवीजन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये डिवीजन ऑफ ट्रांजैक्शन ही बेटा क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट है। बात समझ में आई आप लोगों को मेरी? ये डिवीजन ऑफ ट्रांजैक्शन जो है यही डेबिट एंड क्रेडिट है। और अब हमारे को यह सीखना है कि कब कोई अमाउंट डेबिट होगा और कब कोई अमाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है जी। जर्नल एंट्रीज में हमें क्या सीखना है, जर्नल एंट्रीज में हमें सीखना है कि कब कोई अमाउंट, व्हेन एन अमाउंट डेबिटेड एंड व्हेन एन अमाउंट क्रेडिटेड। ठीक है जी, कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। ठीक, तो ये सब चीजें हम लोगों को क्या करनी है, समझनी है। अब इन बातों को समझने के लिए मैं आप लोगों को कुछ रूल्स पढ़ाने वाला हूं। ये जो रूल्स है ना बच्चों, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स, ये रूल्स दो तरीके के हैं। ठीक है, और ये रूल्स जो दो तरीके के हैं, इनकी दो अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी मॉडर्न अप्रोच। ठीक है बेटा, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब यह है कि भाई हमारा जो पहले से चलता हुआ आ रहा है हम उसके हिसाब से काम करते हैं। और मॉडर्न अप्रोच में क्या है, आजकल का ट्रेंड क्योंकि बदल जाता है तो मॉडर्न अप्रोच भी एक सामने आई है बीते कुछ सालों में। हम इसको सीखेंगे। अब सर कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं सर कौन सी अप्रोच हम फॉलो करें कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बेटे आप कोई भी अप्रोच फॉलो कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको दोनों ही अप्रोचेस सिखाऊंगा। ठीक है, आप कोई भी अप्रोच फॉलो कीजिए। इसका मतलब ये है कि चाहे आप ये ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कीजिए चाहे मॉडर्न अप्रोच फॉलो कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर सेम आएगा। अच्छा, आपको ये नहीं बताना एग्जाम के अंदर कि हमने कौन सी अप्रोच फॉलो की है, आपको तो बस जनरल एंट्री लिखनी है। यानी कि देखो, समझते हैं इस चीज को, जैसे कि मान लो आपके मन के अंदर कुछ चल रहा होता है तो उसको तो दुनिया नहीं जान सकती, दुनिया तो वही जानती है जो आप मुंह से बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से आप कैलकुलेशन चाहे इससे करें चाहे आप इस अप्रोच से करें, आपके मन में होंगी ये अप्रोचेस, और जो आप जर्नल एंट्रीज की फॉर्मेशन करेंगे, लिखेंगे जर्नल एंट्री को, वही सिर्फ आपको मार्क्स दिलाएगी। आज की क्लास में हम लोग फॉर्मेट को भी कंसीडर करेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वाइज बनाया जाता है, और भी कुछ चीजें सीखेंगे। तो बच्चों चलो अब हम क्या करते हैं, हम कुछ काम करते हैं आगे बढ़ते हुए। ठीक है, ये तो था एक इंट्रोडक्शन, और मैं अब आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से काम होता है मॉडर्न अप्रोच के अंदर। आप सिर्फ याद रखिए अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन वाली क्लास को और टर्मिनोलॉजीज को, और अगर आपको वो याद नहीं है तो मैं आपको एक छोटा सा रिवीजन यहां पे कराने वाला हूं। ठीक है, अब मॉडर्न अप्रोच हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल बाद में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों के दिमाग पे मैं थोड़ा असर कर सकूं आज की क्लास में। चलिए, मॉडर्न अप्रोच ऊपर लिखिएगा, मॉडर्न अप्रोच। देखो बेटा, हमारे पास एक वर्ड है क्या, क्लियर, CLEA और R,
क्या वर्ड है हमारे पास? क्लियर। ठीक है, और ये क्लियर आपको क्लियर दिखाई दे इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये एकदम क्लियर दिख रहा है क्या हमें? क्लियर। अब क्लियर आप लोगों को याद कराने के लिए है। सी स्टैंड्स फॉर कैपिटल, ये हमने टर्मिनोलॉजीज में पढ़े थे। एल स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज, ठीक है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडिचर्स, ए स्टैंड्स फॉर असेट्स, ठीक, एंड आर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। ठीक है जी, रेवेन्यू। अब बच्चों मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं ये आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम इनका मतलब देख लेते हैं कि ये होता क्या है। कैपिटल का मतलब होता है सर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोपराइटर, ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं जी? इसको सर हम कैपिटल कहते हैं कि ओनर की जो इन्वेस्टमेंट होती है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। और हमें जैसे कि मालूम है कि ये कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। हो सकती है ना, हो सकता है पार्टनर कह रहा हूं मैं, प्रोपराइटर जो है वो क्या लेकर के आया हो? कैश लेकर के आया हो, और साथ में वो क्या लेकर के आया हो? कुछ बिल्डिंग भी लेकर के आया हो, जैसा कि हमने अकाउंटिंग इक्वेशंस में पढ़ा था। जी हाँ। अच्छा, लाइबिलिटीज का क्या मतलब है बेटा? लाइबिलिटीज का मतलब है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब क्या है? जिम्मेदारी, है ना। जिम्मेदारी का मतलब कि हमें कोई अगर पेमेंट करनी है तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या? पेमेंट इन फ्यूचर, है ना। जी सर। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है? ये तो सिंपल है सर। क्या मतलब है इसका? खर्चा, खर्च, एक्सपेंडिचर। एसेट्स का क्या मतलब है? एसेट्स का मतलब है ऐसी चीजें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं। बेनिफिट इन फ्यूचर, ठीक है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है सर इनकम, इनकम, ठीक। तो ये जो है ये हमारे पास में इन बातों के मतलब हैं जो हमें आज की क्लास में सीखना है। हमने क्या किया? मॉडर्न अप्रोच को बढ़ते हुए क्लियर वर्ड से इन सब चीजों के ऊपर हमने ध्यान देना है। अब ये हम जो ध्यान देंगे ये ध्यान हम किस तरीके से करेंगे, इनकी रूल्स क्या हैं ये हम सीखेंगे। ठीक है, पहले देखो हमारे पास में क्या है। हमारे पास ओनर की इन्वेस्टमेंट थी, उसको हमने कैपिटल बोला। ये कैश और काइंड में होती है। ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, जैसे कि मेरे क्रेडिटर्स, मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये मेरी जिम्मेदारियां यानी कि लाइबिलिटीज होती हैं जिनको मुझे पे करना होता है फ्यूचर में। खर्च, एक्सपेंडिचर, जो इस साल के लिए जरूरी थे, यानी कि एक होती है इनकम और एक होती है एक्सपेंडिचर। ठीक है। अगला एसेट्स, जैसे कि मेरे डेटर्स हो गए, जैसे कि मेरा कैश हो गया, जैसे कि मेरा बैंक हो गया, जैसे कि मेरी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ऐसे बहुत से एसेट्स होते हैं। ठीक है। रेवेन्यू, इनकम, इनकम बहुत तरीके की होती है। 5,000 रुपए का सामान हमने 7,000 रुपए में बेच दिया, 2,000 रुपए की हमें क्या हो गई बच्चों? हमें इनकम हो गई, है ना। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें हैं हमारे पास।
अब जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, आप उसका बिल्कुल ध्यान देंगे। आप क्या करेंगे, देखो ये वर्ड था ना क्लियर, इसमें ई और ए को पकड़ लो और ई और ए के रूल्स को लिखते हैं हम लोग। ई एंड ए, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, और ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स। ठीक है बच्चों, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको एकदम ध्यान से समझना और अपने दिमाग में बैठा लेना। ठीक, हाँ जी सर, हम तैयार हैं। बेटा एक्सपेंडिचर और एसेट्स जब बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, डेबिट। रूल याद कर लिया? हाँ सर, रूल याद कर लिया कि अगर हमारी किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सपेंडिचर आ रहा हो एग्जिस्टेंस में, जैसे कि हमने सैलरी पे कर दी, तो वो क्या हो जाएगा जी, सैलरी डेबिट हो जाएगा। ठीक, और एसेट अगर बढ़ेगा तो वो भी डेबिट हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने एरो ऊपर की तरफ लगाया है, इसका मतलब बढ़ने से है। अगर ये दोनों चीजें घट जाती हैं, अगर ये दोनों चीजें घट जाती हैं तो ये क्रेडिट हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। यानी कि एक्सपेंडिचर और एसेट्स के रूल क्या कहते हैं, अगर एक्सपेंडिचर या एसेट बढ़ जाए तो वो डेबिट साइड पे आएगा, और अगर ये घट जाए तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, यानी कि डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लें, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैं ये बोलता हूं कि सैलरी पेड टू स्टाफ। ठीक है, अब सैलरी पेड टू स्टाफ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, कैसे हमारा इफेक्ट होता है। भाई सबसे पहले तो हमें स्टेप वाइज चलना है। हमें सैलरी पेड टू स्टाफ, लेट से 50,000 रुपीज, 50,000। अब क्या क्या चीजें इफेक्ट हुई, इफेक्ट होने वाली दो आइटम्स कौन कौन सी थी सर? एक तो इफेक्ट हुई सैलरी, ठीक है, और एक इफेक्ट हुआ कैश। ठीक, सैलरी क्या है सर, एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल एक्सपेंडिचर है। और कैश क्या है हमारा, एसेट है। ठीक है, कैश क्या है हमारा, एसेट है, फ्यूचर में बेनिफिट देता है। तो अब देखो, एक्सपेंडिचर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? हाँ सर एक्सपेंडिचर बढ़ा है। और कैश घटा है या नहीं घटा है? हाँ सर, पेमेंट करने से तो कैश घट ही जाता है। तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर, अब देखो रूल्स क्या लिखे हुए हैं, अगर जो चीज बढ़ती है एक्सपेंडिचर या एसेट में से जो भी चीज बढ़ती है वो क्या होती है, डेबिट। इसका मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और एसेट घट गई है यानी कि कैश घट गया है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सिंपल, कितना सिंपल है बताओ। ठीक है, अच्छा चलो अब क्या करते हैं, अब इसको लिखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे, ऑल्दो जैसे मैं अभी लिखवा रहा हूं वैसे हमारा फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मेट वाइज आपको सिखाऊंगा। लेकिन पहले हम चलना तो सीख लें, पहले हम चलना सीखेंगे, फिर हम दौड़ना सीखेंगे, और बाद में हम उड़ना भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले चलना सीखते हैं। तो मैं लिख देता हूं सैलरी डेबिट कॉमा कैश क्रेडिट इज इक्वल टू, कितने रुपए की ट्रांजैक्शन थी, 50,000 रुपीज की ट्रांजैक्शन थी। ओके बच्चों,
ऐसे मैंने लिख दिया आपको एग्जाम्पल देने के लिए। ओके, ठीक है, चलो अब ना आगे पढ़ते हैं। हमारा क्या किसका काम हो चुका है? हमारा काम हो चुका है, हमने रूल सीख लिए सर, ई और ए से रिलेटेड रूल सीख लिए। अब आप हमें सी, एल और आर से रिलेटेड रूल्स भी सिखा दीजिए। बिल्कुल बच्चों, सिखाऊंगा मैं, यहां पे सिखाने ही तो आता हूं आप लोगों को। चलो आगे पढ़ते हैं। मैंने पेज पलट लिया और बची हुई चीजें जो थी वो क्या थी? सी, एल और आर। ठीक है, अब सी का मतलब क्या था? कैपिटल। एल का मतलब लाइबिलिटीज और आर का मतलब रेवेन्यू। ठीक है, ये तीनों ही चीजें, ठीक है, इनके ऊपर रूल्स की क्या कहते हैं? डेबिट और क्रेडिट के बोलते हैं अगर ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्रेडिट। इनमें से कोई भी अगर इंक्रीज हो जाता है तो इंक्रीज होने पे ये क्या हो जाता है? क्रेडिट। और अगर ये चीजें डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है जी, डिक्रीज का साइन उल्टा लगाया मैंने, देखा नीचे की तरफ, तो ये चीजें क्या हो जाती हैं? डेबिट। क्या हो जाती हैं ये? डेबिट। समझ में आई मेरी बात? ये इनके रूल्स हैं। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल क्या बोलता है। एग्जाम्पल, ठीक, पेमेंट मेड टू मोहन। वो कौन है? क्रेडिटर है। ठीक है, मोहन कौन है? क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब जल्दी बता दो। क्रेडिटर मतलब सर जिससे हमने माल उधार में लिया था, वो कौन होता है हमारा? वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो हमने कभी इससे माल उधार में लिया होगा, आज हमने उसकी पेमेंट कर दी। और पेमेंट कितने की कर दी सर? 30,000 रुपीज की पेमेंट कर दी। अब देखते हैं इसके ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ता है। किन चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ा? नंबर 1 और नंबर 2। सबसे पहले तो था क्या? मोहन। मोहन कौन था? मेरा क्रेडिटर था। और क्रेडिटर जो होता है वो क्या होती है सर? लाइबिलिटी होती है। होती है कि नहीं होती? हाँ जी सर। अच्छा, और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा? पेमेंट की है ना, तो कैश पे इफेक्ट पड़ा होगा। कैश, कैश क्या है? मेरा एसेट है। ठीक है, कैश क्या है? मेरा एसेट है। अच्छा, अब एक बात बताओ, लाइबिलिटीज के रूल क्या कहते हैं? यहां पे लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या घट रही हैं? सर लाइबिलिटी घट रही है, क्योंकि पेमेंट कर दी ना, उधार चुका दिया तो उधार कम हो गया ना, तो उधार कम हो गया हमारा। अच्छा, कैश क्या है? एसेट है। भाई यहां पे कहीं एसेट दिखाई दे रहा है? नहीं। एसेट के बारे में अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? ये देखो पीछे पढ़ा था अभी हम लोगों ने, ये देखो ये रहा एसेट। एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। ये रूल अभी हमने पढ़ा था। अच्छा अब बताओ, कैश में अगर मैंने पेमेंट कर ली है, कैश में पेमेंट की है, तो कैश घट गया नहीं होगा? हाँ सर, घट गया, कैश घट गया। तो दोनों ही चीजें घट गई। एक तरफ से मेरी सिरदर्दी चली गई और दूसरी तरफ से मेरी जेब भी हल्की हो गई, मेरा कैश चला गया दोनों ही सिचुएशन में। अच्छा, कैश अगर यानी कि एसेट अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाता है बच्चों? ये क्रेडिट हो जाता है ना? अभी पीछे हमने रूल में पढ़ा था।
और देखो हमारे पास में क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, मोहन डेबिट कैश क्रेडिट, मोहन डेबिट कैश क्रेडिट, और कितने रुपए से सर, 30,000 रुपए से। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है। बस हमें रूल्स याद रखने हैं। सबसे पहले हमें लिखना है क्या, क्लियर, और क्लियर में से ई और आर को ई और ए को अलग कर लेना है, यानी कि एक्सपेंडिचर और एसेट क्या बोलते हैं, मेरे साथ साथ रिवाइज करो बच्चों, कि एक्सपेंडिचर और एसेट जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जब घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। जबकि कैपिटल लाइबिलिटीज और रेवेन्यू जब बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और जब घटेंगे तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में चलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, कोई भी ट्रांजैक्शन इन 5 से बाहर नहीं जाती। ओके, चलो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा देखेंगे फॉर्मेट, क्योंकि इस तरीके से लिखने से तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। चीजें हमें समझ में आ गई हैं, लेकिन हम कुछ और प्रैक्टिस भी करेंगे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फॉर्मेट सिखाना चाहता हूं कि हम जर्नल एंट्री की फॉर्मेशन से पहले फॉर्मेट कैसे बनाते। चल ये देखो, ये मैंने लिया एक स्केल। सर क्या ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह बहुत बड़ा बड़ा बनता है, ना बच्चे ना, ये तो बहुत इजी होता है, ये तो बहुत इजी होता है। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से एक कॉलम बनाया बच्चों, मैंने किसका, डेट का। ठीक है, दूसरा कॉलम एक बड़ा सा कॉलम पर्टिकुलर्स का, और एक बहुत ही छोटा सा कॉलम और बनाया, और फिर 2 इक्वल कॉलम बना दिए, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। ठीक है बच्चों, देखो कितना आसान था ये। और अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह बार बार अलग अलग नहीं बनाना, हमें इसको एक ही बनाना है। ठीक है, यहां हम लिखेंगे क्या, डेट, इधर हम लिखेंगे बच्चे पर्टिकुलर्स, ठीक, और इधर हम लिखेंगे लेजर फोलियो, LF। ये क्या होता है, छोड़ो इसको, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, यहां कुछ भरा नहीं जाएगा। ये दरअसल जैसे हम क्या बनाते हैं, पेज नंबर लिख देते हैं ना, कि ये वाली चीज इतने पेज नंबर पे है, तो ये बस उसी का है। और यहां हम लिख देंगे क्या, डेबिट, और इधर की तरफ क्रेडिट। बच्चों एक जो खास ख्याल रखने वाली चीज ये है कि जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट पहले आता है और क्रेडिट बाद में आता है। ठीक, चलो अब एक काम करते हैं कि मैं एक शीट ले लेता हूं, और फिर उस शीट के ऊपर एग्जाम्पल लिखता जाऊंगा, और साथ के साथ आप लोगों को समझाता भी जाऊंगा उससे जुड़ी हुई हमारी जो ट्रांजैक्शन है। ठीक, यहां पे मेरे पास में, हाँ जी मिल गया, मुझे पेज चाहिए था एक, ये रहा हमारे पास में एक ब्लैंक पेज। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लिखता रहूंगा, और फिर उसका क्या करते रहेंगे, हम फॉर्मेशन करते रहेंगे। तो हमने ना एग्जाम्पल बनाना है बेटा, एग्जाम्पल्स। अब हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मान लो लिखा हुआ है हमारे पास, अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर तो हमने किया है। सबसे पहले हमारी प्यारी एंट्री क्या होती थी, राम स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 50,000।
ठीक, 50,000 रुपए से। अब एक बात बताओ कि राम ने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो किस जगह पे इफेक्ट पड़ा होगा? सर एक तो इफेक्ट पड़ा होगा हमारी कैपिटल पे और दूसरा इफेक्ट पड़ा होगा कैश पे, है ना। हमारी कैपिटल भी क्या बढ़ गई होगी और कैश भी क्या बढ़ गया होगा, है ना। यही होता है ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल भी बढ़ जाती है और बिजनेस के हाथ में कैश भी आ जाता है। अब कैपिटल जब बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाती है? क्रेडिट हो जाती है, अभी हमने सीखा। और कैश जब बढ़ जाता है तो वो एसेट है, वो डेबिट हो जाएगा, अभी हमने सीखा। ठीक है, तो कैपिटल जब बढ़ती है, हमारा रूल क्या काम कर रहा है? कैपिटल अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या हो जाती है? क्रेडिट। और अगर एसेट इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों? डेबिट। ये हमारा रूल काम कर रहा है। तो अब हमने जर्नल एंट्री बनानी सीख ली। क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों इसकी? इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको लिखेंगे कैसे, आओ देखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट था और हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट DR। सर डॉक्टर नहीं बेटा, ये डेबिट है, डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है DR और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है CR। हो गया सर याद? डेबिट और क्रेडिट। हाँ सर, मतलब हम ये कह सकते हैं DR स्टैंड्स फॉर डेबिट एंड CR स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। ओके। डॉक्टर और कंपाउंडर, आप किसी के क्लिनिक में जाते हैं किसी डॉक्टर के, तो आपको दो लोग मिलते हैं ना, डॉक्टर और कंपाउंडर। तो डेबिट जो है वो डॉक्टर है और क्रेडिट जो है वो कंपाउंडर है। बच्चों ये सिर्फ मजाक के लिए है। अच्छा चलो, तो हम अपनी एंट्री पूरी करें, कैश अकाउंट डेबिट, और अब थोड़ा सा डायगनली लिखेंगे हम इसको, टू कैपिटल अकाउंट। अगली लाइन में टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, हम पहले क्या लिख रहे थे अभी से पहले? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ऐसा लिख रहे थे हम। ठीक है, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और टू लिखेंगे हम यहां पे ना बाय लिखते हैं बेटा, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, ये इसका मतलब ये हिडन है। ठीक है, तो ये क्या है? एंट्री किस तरीके से लिखेंगे? कैश के साथ में हमने एक अकाउंट वर्ड जोड़ दिया और साथ में डेबिट लिख दिया, और टू कैपिटल, कैपिटल के साथ एक वर्ड जोड़ दिया, क्या? टू, और अकाउंट जोड़ दिया। भाई सर हमने ऐसा क्यों किया? हमने इसको कैश और कैपिटल के नाम से ही क्यों नहीं रखा? क्योंकि बेटा कैश के लिए अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, उसके लिए हम उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। इसी तरीके से कैपिटल का भी अकाउंट मेंटेन होता है, तो हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में इसको इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यही सच्चाई है और ये आपको करना पड़ेगा। आप इसको क्रेडिट मत लिखिएगा इसके आगे, ठीक है, ये क्रेडिट नहीं लिखा जाता। तो आप क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये है क्रेडिट का कॉलम, ये है डेबिट का। और यहां पे बिल्कुल नीचे मत लिख देना, इसके थोड़ा सा डायगनली, थोड़ा सा इसको आगे स्पेस दे करके फिर लिखना। अच्छा, कितने की ट्रांजैक्शन थी बच्चों? ये देखो, ये जो ट्रांजैक्शन थी ये 50,000 रुपीज की थी। तो मैंने डेबिट के कॉलम में 50,000, और देखो ये सीधा जा रहा है ना, ये देखो स्केल से देखो, ये यहां से सीधा गया, ये रहा। और अब कैपिटल वाले के कॉलम में इधर सीधा, लेकिन डेबिट साइड पे मत लिखना, अब क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हम। क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे? 50,000 रुपए। यानी कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल होने से हमें पता लग गया कि हमारा हिसाब किताब बिल्कुल मिल गया, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही चल रही है। ये जो हमारी अप्रोच है बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो वहां पे भी हम यही करते थे कि एक तरफ से कैश इंक्रीज कर देते थे, एक तरफ से कैपिटल इंक्रीज कर देते थे। अब बच्चों जब कोई इसको पढ़ेगा तो वो देखेगा
कि इसमें डेट नहीं दी हुई। अब इसमें डेट नहीं दी हुई क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर डेट नहीं डाली थी अपने एग्जाम्पल में। तो लेट्स से आप ले लो 1/4/2019। अब दो तरह के लोग हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को पढ़ते हैं। ये जो हम है ना, हमारे ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, इसको हम कहते हैं क्या, जर्नल एंट्रीज। ये क्या है, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, अब कोई अकाउंटेंट तो समझ जाएगा इसको, ये देखो किस तरीके से, लेकिन एक लेमैन, एक आम आदमी भी तो समझना चाहिए। उसके लिए हम इसके नीचे कहानी लिख देते हैं। कहानी क्या, नरेशन। कहानी को हम कहते हैं क्या, नरेशन। तो हम एक नरेशन लिख देते हैं, और नरेशन लिखने के लिए सबसे पहला वर्ड हम लिखते हैं बीइंग, और बस फिर पूरा का पूरा हमें कहां से उठा लेना है सेंटेंस, यहां से। ये जो लिखा ना, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं बीइंग राम स्टार्टेड बिजनेस। ठीक, यानी कि राम ने बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके लिए उसने कैश में पैसा लाया और उसकी कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। पैसा कितना आया, 50,000। ठीक, चलो जी, अब इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है जी, चलो अब आगे लिखेंगे, आगे सीखेंगे कुछ। सेकंड एग्जांपल, परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹10,000। 10,000 रुपए की हमने कैश में कुछ गुड्स परचेज कर ली। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, एक तो पार्टी मेरी इफेक्ट हुई होगी क्या, परचेज, और दूसरी मेरी पार्टी क्या इफेक्ट हुई होगी, कैश। परचेज क्या है मेरा, एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और कैश क्या है मेरा, एसेट है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर और एसेट के रूल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बोलता है अगर एक्सपेंडिचर या एसेट बढ़ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डेबिट, और अगर एसेट या एक्सपेंडिचर घट जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। तो मैं देख सकता हूं यहां पे मेरे एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं और कैश क्या हो गया, कम हो गया है, ठीक है। तो ये डेबिट, परचेज डेबिट, और एसेट यानी कि कैश क्रेडिट। ठीक, तो अब इसको हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे। मान लीजिए ये ट्रांजैक्शन हुई थी 5/4/2019 को, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, और कितने रुपए की थी ये ट्रांजैक्शन, ये देखो 10,000 रुपीज की थी। तो 10,000 रुपीज से मैंने इधर एंट्री कर दी और इधर एंट्री कर दी, और नीचे नरेशन लिख दी क्या, बीइंग गुड्स परचेज। अच्छा जी, अब इसके बाद में मैंने छोटी सी एक लाइन लगा दी और अपने काम को खत्म कर दिया। चलो बच्चों, और देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शन, और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर इस एग्जाम्पल के बाद आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट मैं बताऊंगा। तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों, परचेज मशीनरी फॉर कैश वर्थ रुपीज, अब कितने की ले लें हम, 15,000 रुपए की ले लेते हैं, ठीक है। मैंने मशीनरी परचेज की कैश में कितने की, 15,000 रुपए की। तो अब इससे पार्टी क्या इफेक्ट हुई, एक तरफ तो मशीन और दूसरी तरफ कैश। मशीन क्या है, मेरा एसेट है,
फ्यूचर में बेनिफिट देगा। कैश भी मेरा क्या है, एसेट है, फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अगर कोई एसेट बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट। और अगर कोई एसेट घट जाता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। जब मैं मशीनरी खरीद के लाया हूं तो कैश दे करके आया हूंगा ना, ठीक है। तो कैश मेरा एसेट है, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो क्या हो गया, क्रेडिट। और मशीनरी मेरा एसेट है और ये एसेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी, मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू लिखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ करके लिखिएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन थी हमारी कितने की, 15,000 रुपए की, 15,000 रुपीज की। और यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है, इसकी डेट डाल देता हूं मैं 7/4/2019। अब सर यहां पे ना कुछ बच्चे मुझसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं, कहते हैं सर जब आपने गुड्स परचेज की, ये देखो, जब आपने गुड्स परचेज की तो आपने परचेज अकाउंट को इफेक्टिव किया, और जब आपने मशीनरी परचेज की तब आपने परचेज को इफेक्टिव नहीं किया, तब आपने मशीनरी को इफेक्टिव किया। ऐसा क्यों, ये तो काम खराब है ना भाई, भाई ये तो सही नहीं हुआ, ऐसा क्यों किया सर आपने। मैं इसके पीछे आप लोगों को लॉजिक बताने वाला हूं, ध्यान से समझना बेटा, इसके पीछे भी एक छोटा सा रूल है। ठीक है, पहले मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। मैंने एक एंट्री में क्या लिखा था, परचेज गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹10,000, और दूसरी एंट्री में क्या लिखा था, परचेज मशीनरी फॉर कैश वर्थ ₹15,000। ठीक है, दोनों में ही कैश इफेक्ट हो रहा है, हां हो रहा है, देखो ये बी पार्टी दोनों की कैश है, लेकिन फिर ए पार्टी के अंदर कैश ऊपर वाली एंट्री में परचेज क्यों, ऊपर वाली एंट्री में परचेज क्यों और नीचे वाली एंट्री में मशीन क्यों, ऐसा क्यों, नीचे वाली एंट्री में परचेज क्यों नहीं आया, इस चीज को हमें समझना है। मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया पहले आप लोगों को, कि नीचे वाली एंट्री में मैंने ऐसा क्यों किया है कि यहां पे मैंने परचेज नहीं लिखा, यहां पे मैंने मशीन लिखा है। तो बच्चों अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको जरा और भी ध्यान से समझिएगा कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। देखो बच्चों, हम ना क्या करते हैं कि कोई भी आइटम्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं, ठीक है जी, हमने क्या किया, सोल्ड, या फिर हमने क्या किया, परचेज किया ऑफ आइटम्स। अभी मैं इसको ना आइटम्स का नाम दे रहा हूं, अभी आपको आइटम्स में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। और ये आइटम्स जो होती है ना, दो तरीके की होती है मेरे बेटा, क्या होती हैं, एक को तो हम कहते हैं गुड्स और एक को हम कहते हैं क्या, एसेट्स। ठीक है, अच्छा सर गुड्स भी हमारी एसेट ही होती हैं वैसे तो, लेकिन जो गुड्स होती हैं इसको हम कहते हैं क्या, फिक्स्ड एसेट। मतलब कि कुछ हमारे पास में आप यूं कह सकते हैं कि करंट एसेट होते हैं और कुछ होते हैं जो वो फिक्स्ड एसेट होते हैं। अब ये जो गुड्स होती हैं ना, गुड्स उन चीजों को कहा जाता है जिसकी कि हम सेल परचेज करते हैं, जिसका कि हम बिजनेस करते हैं, यानी कि इसका, इन गुड्स को सेल या परचेज करने का मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस जो है वो है बिजनेस, या फिर आप कह सकते हो रीसेल, यानी कि इन चीजों को खरीद रहा हूं बेचने के लिए ही। लेकिन क्या फिक्स्ड एसेट को मैं खरीदता हूं बेचने के लिए, नहीं, यूज करने के लिए। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है फॉर
बिजनेस यूज। अब भाई देखो, मैं और सरल भाषा में आप लोगों को समझाता हूं। आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, वहां पे गहने ही गहने होते हैं, गहने ही गहने होते हैं। कोई झुमका होता है, कोई कड़ा होता है, कोई मांग टीका होता है, कोई पायल होती है, और पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, अंगूठी होती है, नेकलेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब अगर सबकी अकाउंटिंग ज्वेलरी शॉप वाला क्या करे, नाम से लिखे, तो भाई ये तो बहुत बड़े बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाएंगे। तो इसके लिए वो उसको नाम दे देता है गुड्स। गुड्स का मतलब जिसमें वो बिजनेस करता है, जिसकी वो सेल परचेज करता है, जिसके अंदर की वो डील करता है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं माल। ठीक है जी। ऐसे ही किसी किराना स्टोर पे आप जाते हैं, तब भी आटा, दाल, चावल, मैदा, बहुत सारी चीजें होती है, सबके अकाउंट बनाने लग जाए, नहीं हमने सबको कंबाइन करके ना स्टॉक का नाम दे दिया, या फिर हमने गुड्स का नाम दे दिया। ठीक है। तो और जिन चीजों का, अब आप जब ज्वेलरी शॉप में गए, एक तो आपको बहुत सारा स्टॉक दिखाई दिया, अलग अलग तरीके की चीजें, गहने, ज्वेलरी, जिसका कि वो सेल परचेज करेगा। और दूसरा आपको चीज क्या दिखाई दिया, आपको फिक्स्ड एसेट दिखाई दी, जैसे फर्नीचर दिखाई दिया, जैसे उसका एसी दिखाई दिया। तो क्या वो एसी बेचता था? नहीं। क्या वो फर्नीचर बेचता था? नहीं। तो सर, जिन चीजों को वो बेचता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, उनके फिक्स्ड एसेट। अब इसके ऊपर रूल क्या है? रूल ये कहते हैं बच्चों, जर्नल एंट्री के, कि जब भी आप देखोगे कुछ गुड्स या फिर कुछ स्टॉक परचेज हुआ है या सेल हुआ है, तो आप क्या एंट्री बनाओगे? परचेज में या सेल की केस में आप ओपन करोगे परचेज अकाउंट या फिर सेल अकाउंट। आप गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करोगे, आप गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करोगे। ठीक है। आप क्या ओपन करोगे? परचेज या सेल अकाउंट, यानी कि आप एंट्री करोगे परचेज या सेल से, और ये रूल है, बस बात खत्म। अच्छा, लेकिन जब हम फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, तो फिक्स्ड एसेट तो गिने चुने ही होते हैं, कुछ कुछ ही होते हैं भाई। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब चीजें ही हैं, बस थोड़ी बहुत ही हैं। तो इनको हम इनके नाम से पहचान सकते हैं, लेकिन माल को हम नाम से नहीं पहचान सकते, इसलिए हम सेल या परचेज के नाम से जानते हैं उसको। ठीक है। तो यहां पे हम उसको बाय नेम ऑफ एसेट हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी। तो रूल्स क्या है कि भाई, अगर आपने सेल परचेज किया किसी आइटम का, और आइटम है दो तरीके की, एक तो स्टॉक और दूसरे फिक्स्ड एसेट, तो भैया सीधी सी बात है कि अगर आप स्टॉक का हम वो स्टॉक किसे कहते हैं, या गुड्स किसे कहते हैं, जिसका कि हम बिजनेस के रूटीन में सेल परचेज करते हैं, और जिसका हम सेल परचेज करते हैं उसके लिए हम सेल परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। ठीक है। और जिसका हम रेगुलरली सेल परचेज नहीं करते, उसके परचेज करने पे या फिर कबाड़ी को उसको बेच देने पे, भाई चीज पुरानी होगी तो कबाड़ी को भी जाएगी ना। ठीक है। तो उसके सेल परचेज करने पे, जिसका कि हम रेगुलरली सेल परचेज नहीं करते, तो हम क्या, उसके नाम से उसको रिकॉर्ड करते हैं एसेट। इसी वजह से देखो बेटा, अब वापस आते हैं अपनी पुरानी एंट्रीज के ऊपर। इसी वजह से हमने क्या किया, इसी वजह से देखो, जब मैंने परचेज ऑफ गुड्स किया था, ये थी गुड्स और ये थी मशीनरी। तो जब मैंने गुड्स किया, तो मैंने एंट्री क्या बनाई, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि मैंने परचेज अकाउंट ओपन किया। लेकिन वहीं जब मैंने मशीनरी परचेज की, तो मैंने परचेज अकाउंट ओपन नहीं किया, मैंने मशीनरी अकाउंट ओपन किया। ठीक है। और कैश तो दोनों में ओपन होना ही था। तो देखो, मेरे केस में क्या बनी थी एंट्री, इस केस में मेरी एंट्री बनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी। तो ये जो है, ये हमारी टेक्निकल नॉलेज के लिए है बच्चों। ये क्या है, ये चीजें हमारी टेक्निकल नॉलेज के लिए हैं, और ये एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट था जो कि आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। तो
आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। बुक के क्वेश्चन भी होंगे और कुछ एग्जाम्पल भी होंगे। टिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।